हेलो एवरीवन, मैं भी कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवाणी पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आज महाभारत सीरीज का ये 7th वीडियो है। एक्चुअली इसमें हम लोग एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। हम लोग 6th वीडियो में एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट देखे थे, आज जो है सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और इसमें आज देखेंगे किस तरह का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, और इसमें जो होगा एजर्सन एंड रीजर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह का ये क्वेश्चन आज बना हुआ है। और हाँ, हम बार बार कहते हैं आप लोगों की सब कोई नोट्स बनाइए, जितना पढ़ते हैं सबका नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए। उसी नोट्स को बना करके जितना हम एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को अगर आप ध्यान में रखिएगा, उसका रिवीजन कीजिएगा लिख करके, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपको इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप किसी भी तरह का मार्केट में किसी भी कंपनी का आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, चाहे सैंपल पेपर हो, ऑब्जेक्टिव हो, उसमें से मतलब इससे बाहर का क्वेश्चन ही नहीं होगा। आपको सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो भी आता है आपका, एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर जो भी आता है, उससे कहीं अधिक पढ़ाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। मैं बार बार आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए, रिवीजन कीजिएगा, तब भी आपको कोई भी चीज़ें रिकॉल कर पाइएगा और एग्जाम में भी अच्छा कर पाइएगा। तो आप लोग उसका एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर का सेकंड वीडियो। और हाँ, तो देखिए इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग 16 तक हम लोग कवर कर चुके थे, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, एक्सप्लेनेशन करने लगा जाता है तो आदमी का जो टाइमिंग है कंज्यूम होता ही है। तो हम लोग इसके पहले जो है 16 तक क्लियर कर चुके थे ऑलरेडी। आज हम लोग हैं 17 से आगे बढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, क्योंकि पहले जो चीज़ का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया हुआ है, आज इसमें टाइम बहुत कम लिया जाएगा और तुरंत तुरंत करके पूरे को कवर किया जाएगा। आज ये लास्ट वीडियो होगा, इसलिए ध्यान में आपको रखना है। एग्रीकल्चर का लास्ट वीडियो होगा, मेरा मतलब ये है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या करा कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर। इंडिया जो है वो राइस के प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पर आता है चाइना के बाद। ठीक है, देखिए सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन देयर प्रोड्यूसर। वर्ल्ड में जो है इंडिया में सबसे अधिक किस स्टेट में होता है इस तरह के क्रॉप्स का, और वर्ल्ड में कहाँ होता है। अगर वीट का बात करते हैं तो वर्ल्ड में चाइना, और इंडिया में अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा आपको यूपी। टोटल का अगर अमाउंट, टोटल अगर क्वांटिटी का बात करें तो, लेकिन पर हेक्टेयर सबसे अधिक कहाँ होता है तो पंजाब में। अगर पर हेक्टेयर पूछेगा कहाँ होता है तो पंजाब। टोटल क्वांटिटी की पूरे ईयर में सबसे अधिक जो होता है वीट का प्रोडक्शन कहाँ होता है तो यूपी में। पूरे वर्ल्ड में चाइना में, सेकेंड नंबर पर इंडिया। देखिए, शुगर केन, शुगर केन की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ब्राजील में सबसे अधिक होता है, लेकिन इंडिया में सबसे अधिक कहाँ होता है तो यूपी में। लिखते चलिएगा आप लोग। कॉटन सबसे अधिक कहाँ होता है, देखिए कॉटन का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में चाइना में सबसे अधिक होता है। और इंडिया में बात करें सबसे अधिक का गुजरात। देखिए आपको महाराष्ट्र भी कहीं कहीं मिल जाए, लेकिन अभी तत्काल में 8% गुजरात में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ना। पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपको इंग्लैंड में मैनचेस्टर जो है, ब्रिटेन में जो पड़ता है एक मैनचेस्टर टाउन है, वहां पर टेक्सटाइल कंपनी जो है दुनिया में प्रसिद्ध था, जहां से टेक्सटाइल सूती वस्त्र जो है पूरे वर्ल्ड में वहां से एक्सपोर्ट किया जाता था। दैट्स वाई गुजरात के अहमदाबाद को भी जो है पूरे भारत में अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल मिल जो है, सूती कपड़ों का जो एक्सपोर्ट होता है पूरे भारत का बात बता रहे हैं। तो इसके वजह से जो है भारत का अगर बात करें मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद। अब उसमें भी अगर नॉर्थ इंडिया का अगर बात किया जाएगा, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है तो नॉर्थ इंडिया का जब बात करेगा तो यूपी के कानपुर। ठीक है ना। लेकिन अगर बात करेगा साउथ इंडिया का तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर। अगर वेस्ट इंडिया का बात करेगा तो वह अहमदाबाद हो जाएगा आपको गुजरात का। समझ आ गया। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में वर्ल्ड में जो है जूट अगर देखेंगे सबसे अधिक कहाँ पे होता है तो इंडिया में देखेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल लिख लो यार, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल होता है। टी का देखेंगे तो वर्ल्ड में चाइना। ठीक है ना। इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है जूट वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ होता है, कंफर्म मुझे नहीं है। ठीक है ना। बट यहाँ पर देखिए टी सबसे अधिक कहाँ पे होता है, चाइना में। और सेकंड जो है लार्जेस्ट इंडिया, और इंडिया में सबसे अधिक कहाँ होता है तो आसाम। कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है तो कॉफी याद रखोगे ब्राजील में। वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ होता है कॉफी, ब्राजील। लेकिन इंडिया में कर्नाटका। ठीक है। मेज वर्ल्ड में सबसे अधिक अमेरिका, और इंडिया में सबसे अधिक कर्नाटका।
रबर वर्ल्ड में सबसे अधिक थाईलैंड, लेकिन इंडिया में पूछेंगे तो केरला, ठीक है ना। बाजरा वर्ल्ड में सबसे अधिक अमेरिका, और इंडिया में पूछेंगे तो कर्नाटका। पल्सेज वर्ल्ड में सबसे अधिक इंडिया, और इंडिया में पूछेंगे वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ होता है, इंडिया में ही होता है। और इंडिया में भी किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश एमपी में होता है। आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आया होगा और आप नोट किए हुएगा। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि आप लिखे रहिएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और इससे बाहर का कुछ आपको आने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट है, विच फार्मिंग इज ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। जब भी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग का आएगा, दैट मीन्स इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। करेक्ट, फॉर इरिगेशन मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन। इरिगेशन के लिए इंडिया में सबसे अधिक किस फार्मर्स जो होते हैं, सबसे अधिक किस पर डिपेंड होते हैं, तो मानसून पर। बात समझे कि नहीं। ऐसे भी इंडिया के लोग भगवान भरोसे कुछ ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है ना, अपने पर विश्वास कम होता है। विच फाइबर ऑल्सो नॉन एज अ गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात यह है कि 8% अगर जूट का प्रोडक्शन कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि फाइबर का जो जब से इन्वेंशन हुआ है, तो जूट का, अब देखिए झोला भी होता है, तो जूट का झोला काफी महंगा हो जाता है, बात समझे कि नहीं। और उसके बाद क्या हो जाता है कि लोग ज़्यादा उतना मजबूत नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोग जो है प्लास्टिक के झोला वगैरह देखते हैं मार्केट्स में कितना आता है, और काफ़ी कम दाम में, सस्ता में, और काफ़ी देखने में स्टैंडर्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से जो है लोग जूट को कम प्रेफर करते हैं और प्लास्टिक वाला जितने भी फाइबर वाला चीज़ है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई जूट का जो प्रोडक्शन है इंडिया में काफ़ी कम हो चुका है। नेम द मेजर बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए अगर बनाना की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु सबसे आगे है, बात समझे कि नहीं। तमिलनाडु सबसे आगे है बनाना के एथी में। कनाडा, डैश इज ए स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। करा के कौन सा स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है जो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है, तो केसीसी, इसका फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, सॉरी, किसान ट्रिपल के लिख दी, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। ये CRADIT होता है, कार्ड CRD, किसान क्रेडिट कार्ड, समझ आया। KCC का फुल फॉर्म होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को लोन देने के लिए, ताकि खेती करने में उनको आसानी हो और उनको कुछ सब्सिडी दिया जाए। उनको मान लीजिए उनका फसल अगर सूख जाता है, मतलब कि सूखा पड़ता है, फसल खराब हो जाता है, बाढ़ आता है, फसल खराब होता है, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट माफ भी करेगी। इसके वजह से जो है गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए, ताकि उन लोगों को क्या होगा, वो लोग क्या होंगे, इंकरेज होगी खेती करने के लिए। ये वाला बात समझ आ गया। नेक्स्ट कह रहा है क्या, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इसमें से इनकरेक्ट मैच बताइए। शुगर केन ट्रॉपिकल है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, सही है। कॉटन इन 2015 इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये गलत है। इंडिया, ये तो बाकी सही, ये इनकरेक्ट कर रहा है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, में जो है बहुत फूड एंड फोडर है। ये दोनों तरह का क्रॉप है। फोडर का मतलब चारा के लिए, पशुओं के लिए चारा के लिए यूज किया जाता है उसे, फूड मतलब खाने के लिए, तो समझ गए। करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर द लो प्रोडक्शन ऑफ जूट। देखिए लो प्रोडक्शन ऑफ जूट का करेक्ट रीजन बताना है, पहले ही बताया, नीड्स वेल ड्रेन्ड एरिया, ये वाला कोई रीजन नहीं है। नीड्स फ्लोड फ्लड प्लेन्स दैट शुड बी रिन्यूड एवरी ईयर्स, ये भी नहीं है। लूजिंग इट्स मार्केट इज सिंथेटिक फाइबर। देखिए कह रहा है ये जो मार्बल, इसका मार्केट कम हो गया, इसका प्रोडक्शन कम, मार्केट में जब इसका डिमांड कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा। तो यहाँ देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के आने से क्या हो गया, जूट का डिमांड काफी कम हो गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो ऐसे कि कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, पेयर जो है कौन सा करेक्ट है। तो मेज सबसे अधिक अमेरिका में, यही तो सही है यार। पल्सेस चाइना में, सबसे अधिक इंडिया में होता है। शुगर केन सबसे अधिक कहाँ होता है, ब्राजील में होता है। आयल सीड सबसे अधिक कहाँ होता है, इंडिया वगैरह में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ तो क्या कर रहा है कि विच इज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन है, यहाँ करेक्ट में लगभग लगभग 3 गो क्या होगा, करेक्ट होगा, एगो इनकरेक्ट होगा। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो कल्टीवेशन होता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है, सही है। सेरिकल्चर, सिल्क एंड फाइबर जो होता है प्रोडक्शन होता है। भूदान ग्रामदान, विनोबा भावे, सही है। भूदान ग्रामदान जो थे कौन शुरू किए थे, विनोबा भावे। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज जेल लेन, देखिए ग्राम स्वराज किसका थियरी है, ये महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी। याद रखना है आपको ये सारा चीज, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बेगों में से इसमें से याद करिए, हॉर्टिकल्चर कहीं पूछते आपसे, सेरिकल्चर पूछते, भूदान पूछते, कुछ ही पूछ सकता है भाई। ये नहीं कि अब एगो याद कर लिए बाकी सबको भूल जाए। जो जरूरी है यहाँ पर दिमाग लगा के यार याद करो, ऐसे नहीं होता है।
विच रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नॉन एज ब्लड रेट्स रेवोल्यूशन। देखिए ब्लड रेट्स रेवोल्यूशन जो होता है ना, भूदान को कहा जाता है। भूदान रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है ब्लड रेट्स? क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जितने भी लैंडलेस लोग थे, विनोबा भावे ने उन लोगों को, जितने भी बड़े बड़े मतलब कि एक तरह से लैंड होल्डर से, जमींदार थे, राजा महाराजा थे, उनसे आग्रह करके उनको क्या कराया, खेत उनको प्रोवाइड करवाया था, ठीक है ना। इसे ही कहा जाता है भूदान या ग्रामदान। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो गांव का गांव दान दे दिए, बहुत सारा बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में जमीन था, वो सब क्या कर दिए, दान दे दिए। जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग अपना खेती करेंगे रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे एच वाई सीड्स स्टैंड फॉर। यहाँ पर एच वाई बी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई एल्डिंग सीड्स। सीड्स कहाँ से आ गया, हाई एल्डिंग सीड्स, एलो सीड्स, हाई एल्डिंग वेराइटी। सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हाई एल्डिंग वेराइटी, हाई एल्डिंग वेरी गुड सीड्स। देखिए करेक्ट, वी इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर पूछा जाएगा इंडिया में, इंडिया का बात बता रहे हैं, ठीक है ना, तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। एम एस स्वामीनाथन भारत में इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है। अब व्हाइट रेवोल्यूशन जब भी पूछेगा तो वर्जिन कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन किस में आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन किस में आया था, क्या बोला जाता है, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक मिल्क कहाँ पे, इंडिया में सबसे अधिक, इंडिया में सबसे अधिक कहाँ पे, तो यूपी में। आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री। तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1965 से लगभग मान लीजिए शुरू हुआ था। क्यों, क्योंकि इस समय इंडिया चाइना कर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था। क्योंकि 1962 में जो होता है इंडिया चाइना वॉर हुआ, 1965 में वॉर हुआ। तो 1960s का जो बात तेरी 1960s का जो दशक रहा, डेकेड जो रहा ना, बहुत ही मतलब दुखदाई रहा, ठीक है ना। और उस समय जो थे 1950 1965 के समय में लाल बहादुर शास्त्री यहाँ कौन थे, प्रधानमंत्री थे। उस समय इंडिया में जो है ना, फूड क्रॉप का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो गया। बेसिकली ज़्यादातर पर गेहूँ क्योंकि अमेरिका हमारे यहाँ भेजता था, वो बेना बंद कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे ना, ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी थे, उस समय के बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो इनसे बोले कि आप ही कुछ कीजिए और कुछ ऐसा टेक्निक लाइए, कुछ कीजिए ताकि हम लोग के यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने ही क्या किया हुआ था, एच वाई वी सीड्स का खोज किया, ठीक है ना, और नए नए टेक्निक्स लाया, ठीक है ना। और फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए लोगों को, गवर्नमेंट को भी मतलब एक तरह से एडवाइस किए कि किसान को हमें हेल्प करना चाहिए, उनको एक उन्नत किस्म का सीड्स देना चाहिए, हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स देना चाहिए, उनको फर्टिलाइजर वगैरह कम से कम दाम में मुफ्त कराना चाहिए, इरिगेशन का सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो लोग खेती कर सके और उनके फसलों को नष्ट होने से बचाए। नष्ट होने से बचाने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई किसान है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले रहा है, तो अब वो उसके पास रखने का जगह नहीं है, मान लीजिए उसको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे बेच देगा तो उसको घाटा लग जाएगा, फिर दोबारा पर वो खेती करेगा नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करे, अगर ऐसा होता है कि उनका फसल नहीं बिका तो वो उचित मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसीलिए गवर्नमेंट जारी की मतलब करती है कि उचित दाम पर उनको क्या करे, गवर्नमेंट खरीद ले और उसको अपने पास स्टॉक कर ले, ठीक है ना, और कहीं पे या फिर इंपोर्ट कर दे बाहर में, जो भी कुछ होता है। इस तरह करके गवर्नमेंट किसानों का हेल्प करे, जिससे क्या होंगे, किसान इनकरेज होंगे और वो लोग खेती करने के लिए आगे भी बढ़ेंगे और मन से भी खेती करेंगे। अब जाहिर सी बात है, आप दुकान कीजिएगा फायदे के लिए कीजिएगा, नहीं फायदा होगा तो दुकान क्या ना चलाइएगा। उसी तरह किसान का भी हाल है। समझ आ गया। तो अगर देखिए पूछेगा कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन कब चला था, तो एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। 1960s डेकेड में आया हुआ था, 1960s 1970s के डेकेड में, लेकिन प्रेफर कौन करना है, 1960। अगर टाइमिंग आता भी है 1965 मारेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, यहाँ पर PAIS पास, पर्सनल एक्सीडेंट इनकम सर्विस। पर्सनल एक्सीडेंट इनकम सर्विस नहीं होगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। हाँ, क्या होगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यही सही है। पब्लिक इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस गलत हो जाएगा, प्राइवेट अथॉरिटी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इज योर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बार है क्या, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड एज हिज स्पिरिचुअल हियर। हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। महात्मा गांधी जो थे ना, विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हियर डिक्लेयर किए हुए थे, याद रखना बेटा। और विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया हुआ था, तो भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया हुआ था। कब, 1951 में करीब करीब शुरू किए हुए थे, ठीक है ना, करीब करीब क्या 1951 में शुरू किए थे। कब, भूदान ग्रामदान।
कौन चलाए थे? विनोबा भावे। ये कौन थे? महात्मा गांधी। इनको क्या डिक्लेयर किए थे? अपना स्पिरिचुअल ईयर। बात समझे कि नहीं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नॉन एज मिल्पा इन मैक्सिको। मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। इंडिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर झूमिंग कहा जाता है। झूम कृषि, झूम एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेज इन अनाउंस्ड बाय द मिनिमम गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। गवर्नमेंट जो है क्रॉप के सपोर्ट में, फसल के सपोर्ट में कौन सी प्राइस जारी करती है? थोड़ा देर पहले बताया मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम सब्सिडी प्राइस गलत, मैक्सिमम गलत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस गलत। तो क्या हो जाएगा? सी इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट इज ऑल्सो ग्रो एज सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो भाई साहब सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्रॉप्स कहा जाए रबड़। रबड़ पूरे दुनिया में थाईलैंड में सबसे अधिक, इंडिया में सबसे अधिक कहाँ पे? केरल में। कहाँ समझ आया? कॉटन सबसे अधिक कहाँ पे? चाइना में। इंडिया में सबसे अधिक कहाँ पे? सब पहले ही बता चुके हैं यार, देख लेना। अब देखिए एजर्सन एंड रीजन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसके पहले कौन सा, देखिए हम पहले ही बता देंगे। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन ए में वही आएगा जब ये एजर्सन जो है, एजर्सन और रीजन दोनों सही हो, लेकिन रीजन जो है एजर्सन का क्या कर रहा हो, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तो ए सही होगा। लेकिन ये करेक्ट रीजन एसर्सन का क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो आंसर बी होगा। अगर मान लीजिए कि एसर्सन सही है, रीजन गलत है, तो सी होगा। लेकिन एसर्शन गलत है, रीजन क्या है, सही है, तो आंसर डी होगा। इसलिए बार बार इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसको समझिए। इसको नहीं समझ आया होगा, पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। वो भी नहीं देखना है तो आराम से यहाँ से वीडियो बंद करके सो जाइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर से क्या करती है, व्हीट और राइस को एक उचित मूल्य पर खरीद लेती है। द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बात समझे कि नहीं? इनको खरीदेंगे ये लोग तो इन लोग भी इनकरेज होंगे, खेती करेंगे, इसलिए ऑप्शन इज ए राइट है। ठीक है ना। तो अब कह रहा है क्या, एजर्सन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत ही अच्छी ढंग से क्या कर रही है, एफर्ट लगा रही है। इंडियन फार्मर आर फेसिंग स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंफेरियर टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स जो है, बात समझे कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, देखिए स्टैग्नेशन का मतलब होता है कमी इन प्रोडक्शन। जो इंडिया के जो फार्मर्स है, किसान है, वो इंफीरियर टेक्नोलॉजी मतलब कि पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी की वजह से उनका प्रोडक्शन जो है काफी कम हो रहा है। इस तरह की वो समस्याएं को फेस कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि इंडियन फार्मर्स जो है इंफीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से उनके प्रोडक्शन में काफी कमी, मतलब उनके प्रोडक्शन काफी कम हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर दिया। दैट्स व्हाई ऑप्शन इज ए है राइट। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट करा क्या, असर्शन क्या करा, द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटिव बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इनको ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पीसफुली रन किया गया था। ठीक है ना। ड्यू टू दिस रेवोल्यूशन ड्रास्टिक लैंड रिफॉर्म occurred where land were donated to the poor landless farmer without any violence। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स जमींदार थे, राजा महाराजा थे, वो लोग क्या किए, वो जितने भी ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन नहीं था, उनको अपने जमीन दान में दे दिए, एकदम विदाउट एनी वायलेंसली। ये जो आंदोलन चला था बहुत ही अहिंसात्मक, बात समझ रही, नॉन वायलेंसली चला हुआ था। दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। सो यहाँ पर रीजन जो है असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट्स व्हाई आंसर इज हियर, ए इज करेक्ट। ठीक है ना। असर्शन, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेनन। ग्लोबलाइजेशन एक नया कोई फेनोमेनन नहीं है। रीजन, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। बात समझ रहे, ये जो था ये कोलोनाइजेशन के समय भी था, इसलिए यहाँ पर भी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि रीजन जो है असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट करेक्ट, टी इज एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। करेक्ट है, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। टी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ है जो कि इंडिया में शुरू किया गया किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। इन 2015
इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर टी आफ्टर चाइना, ये गलत है। सो यहाँ पर केवल ऑप्शन, यहाँ पर क्या सही हो रहा है, असर्शन सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। देखिए कह रहा है कि असर्शन में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लिक फ्यूचर। कुछ इकोनॉमिस्ट सोचते हैं इंडिया के फार्मर्स का फ्यूचर जो है काफी खराब दिख रहा है। इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, यदि वो खाद्य पदार्थों का, फूड ग्रेन्स का जो है, क्रॉप्स का जो है उत्पादन, मतलब उत्पादन, ग्रोइंग का मतलब उत्पादन कंटिन्यू करते हैं ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है और छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों पर ये उत्पादन शुरू करते हैं, उनका फ्यूचर काफी क्या दिख रहा है, खराब दिख रहा है, एक तरह उदासजनक दिख रहा है। रीजन क्या कर रहा है, इंडियन फार्मर्स टू डाइवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न, इंडियन फार्मर्स को क्रॉपिंग पैटर्न में क्या करना चाहिए, वेरिएशन लाना चाहिए फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। उन्हें केवल खाद्य पदार्थ और सीरियल्स को उगाने के अलावा उनका हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, तभी उनका फ्यूचर जो होगा ब्राइट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रीजन जो है असर्प्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख रहा है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कर है क्या 41, डैश इज अ फूड क्रॉप एज वेल एज फोडर क्रॉप्स। इसके पहले ही बताए हुए थे कि मेज जो है ये फूड के साथ साथ फोडर, फोडर का मतलब जानवर के लिए जितने भी हैं उनके चारा के लिए भी ये यूज किया जाता है। आईसीआर रेफर्स टू, आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल तो होगा ही नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हाँ ये सही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये क्या है, एक तरह के एग्रीकल्चर रिसर्च खोला गया कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोला गया जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है और रिसर्च भी होता है। इंडियन काउंसिल फॉर एनिमल गलत ही हो जाएगा यार, इंटरनेशनल कमीशन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। 40, ग्रुपिंग इज ए स्मॉल लैंड होल्डिंग इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड, छोटे छोटे लैंड को एक साथ करके, ठीक है ना, उसमें क्रॉपिंग करना, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को क्या करना, साथ में एक साथ करके क्रॉपिंग करना, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेपल फूड क्रॉप, स्टेपल फूड क्रॉप अगर पूछता है तो राइस, सेकेंड नंबर व्हीट, फर्स्ट में क्या होगा, राइस, काट देना यार, राइस इज फर्स्ट स्टेपल फूड, व्हीट इज सेकेंड स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया। करेक्ट, विच इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर ने लिवरपूल फ्लोरिस्ड ड्यू टू अ प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, तो मैनचेस्टर में जो इंडस्ट्री थी वो कौन सी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, कॉटन टेक्सटाइल। तो इंडिया से कौन सी चीज जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था, तो कॉटन। किसके लिए, मैनचेस्टर में जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ऐसा नहीं है कि इंडिया से केवल वही किया जाता था, इंडिगो का भी प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर मसाला वगैरह का भी, ठीक है ना, यहाँ से क्या किया था, एक्सपोर्ट किया जाता था। हालांकि अभी भी जो है यूरोपियन कंट्री में इंडियन मसाला का बहुत डिमांड है। तो कॉटन, इसलिए इंडिया का मैनचेस्टर, यहाँ पर मैनचेस्टर किस लिए फेमस है, टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के कंपनी के लिए, ठीक है ना, इंडस्ट्री के लिए। और वहां से वर्ल्ड में जो है बहुत उन्नत किस्म के जो है कॉटन का मतलब कपड़ों का जो है एक्सपोर्ट होता है। इसलिए इंडिया में जो है अहमदाबाद पूरे भारत में कॉटन कपड़ा का एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है, फेमस है। दैट्स वाई मैनचेस्टर अगर पूछा जाएगा इंडिया का तो अहमदाबाद, उत्तर भारत यानी नॉर्थ भारत का पूछा जाएगा और नॉर्थ भारत तो उत्तर प्रदेश के कानपुर हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। अगर वही साउथ भारत का पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, साउथ भारत का, साउथ इंडिया का तमिलनाडु का कोयम्बटूर, याद रखना है। तो देखिए आपका एग्रीकल्चर चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर, और आप बस इसका नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए, दूसरा कहीं नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना, आप दूसरा कहीं भी नहीं देखिए। इससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स बनेगा, उस पर फोकस रहेगा, तो आप जो है उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे सही से, ठीक है ना। एग्जाम में जाएंगे तो आप गारंटी हम बता रहे हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप इस चीजों को क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए तब। तो आज के लिए बस इतना ही। एक नोट्स बनाइए, बार बार हम यही बात कर रहे हैं, नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा, एट्थ वीडियो जो महाभारत सीरीज का एट्थ वीडियो होगा वो इकोनॉमिक्स से होगा, ठीक है ना, जिससे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर डेवलपमेंट को लेकर के। तब तक आज के लिए इतना ही, जय हिंद।